नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। ममता बनर्जी का इरादा पीएम मोदी और बीजेपी को बंगाल मॉडल से टक्कर देने का है। वे विपक्षी एकजुटता के जरिए 375 सीटों पर बीजेपी को सीधी चुनौती देने की तैयारी में है, जिनमें से 200 सीटों पर कांग्रेस को वॉकओवर का प्रस्ताव भी दे सकती है। ममता का ये मिशन दिल्ली 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाना है। इसके लिए सोनिया, पवार, ममता ने मुलाकात कर देश भर में बीजेपी के खिलाफ एकजुटता का संदेश दे दिया, माहौल बनाना शुरू कर दिया। मकसद है कि 2022 में 7 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को मात दी जा सके। ममता यह भी साफ करने आई है कि उनका इरादा पीएम की कुर्सी नहीं, बल्कि इस अभियान में कांग्रेस केंद्रीय भूमिका में रहेगी, यह भी उन्होंने स्पष्ट किया। पिछले दिनों ममता के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात कर इसी मॉडल पर बातचीत की थी। ये पूरा गणित 2024 को लेकर है। दरअसल विपक्षियों का प्लान है कि देश भर में 375 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां बीजेपी मुकाबले में है। इनमें से 200 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। अब इन सीटों पर विपक्ष कांग्रेस को समर्थन दे और वही कांग्रेस ऐसे राज्यों में दखल ना दे जहां दूसरे दल बीजेपी को सीधी टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में कई अहम सवाल उठते हैं कि क्या विपक्ष मोदी को दे पाएगा मात? क्या 2024 में विपक्ष को एकजुट कर पाएंगी ममता? मोदी के खिलाफ ऑल का मुद्दा कहीं विपक्ष का करना दे नुकसान? आज इन्हीं कुछ सवालों के साथ अपने मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा कि क्या इस बार पूरे देश में खेला हो बे। तो लगातार ममता बनर्जी इसी कोशिश में जुटी हुई है। कोशिश यही कि विपक्षियों को एकजुट करते हुए मोदी के चेहरे का विकल्प खोजा जाए। 2024 की ऐसे में क्या बिसात बिछ गई है, शुरू हो गई है, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं कर दी गई है। दिल्ली दौरे के जरिए ममता बनर्जी की तरफ से क्या दिल्ली पर अब दीदी की नजर है? आज ये बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए आज की चर्चा इसी मुद्दे पर रहेगी। दरअसल ममता बनर्जी की तरफ से लगातार ये कोशिश हो रही है। दिल्ली आई, सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई, पवार से, यानी कि तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने की, उन्हें एक सीध में साधने की कोशिश इस समय ममता बनर्जी की तरफ से हो रही है। और मकसद है बीजेपी को, मोदी को सत्ता से हटाना। ऐसे में ये देखिए तमाम तस्वीरें, जिन जिन नेताओं से ममता बनर्जी ने मुलाकात की, कुछ नेता उनसे मुलाकात करने खुद पहुंचे, जैसे कि अरविंद केजरीवाल, यानी कि अरविंद केजरीवाल हो, कमलनाथ हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, पवार हो। ये देखिए सारी तस्वीर एक एक करके हम आपको दिखा भी रहे हैं किस तरह से विपक्षी एकजुटता की कोशिश में ममता बनर्जी इस समय लगी हुई है। यानी कि बंगाल में खेला करने के बाद अब उनकी तैयारी पूरे देश में खेला करने की, और इसके लिए वो तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करती हुई। और इस मुद्दे पर और भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, जैसे कि क्या शुरू हो चुका है ममता दीदी का मिशन 2024? क्या उसकी शुरुआत किसे मानी जाए? दिल्ली दौरा ममता बनर्जी का जिस तरह से सामने आया, जिस तरह से तमाम तस्वीरें सामने आई मुलाकातों से जुड़ी हुई, क्या दिल्ली पर है अब दीदी की नजर? दीदी बीजेपी को कितनी चुनौती दे पाएंगी, ये भी बड़ा सवाल, क्योंकि कोशिशें तो वो लगातार कर रही है, लेकिन किस हद तक उनकी ये कोशिशें, उनकी ये कवायदें रंग ला पाएंगी, इसके लिए फिलहाल करना होगा इंतजार। विपक्षी एकजुटता क्या छीन पाएगी बीजेपी की सत्ता? दीदी गांधी साथ क्या उखाड़ फेंकेंगे मोदी का राजपाट? ये भी महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जिस तरह से गांधी परिवार यानी कि कांग्रेस को साथ लेते हुए ममता बनर्जी की यहां पर कोशिशें नजर आ रही है, किस हद तक ये कोशिशें कामयाब रहेंगी? 2024 में क्या विपक्ष रचेगा इतिहास? क्या दीदी के सहारे सोनिया, पवार के सत्ता के इरादे राष्ट्रीय स्तर के लिए कितना मजबूत है ये बंगाल मॉडल? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ संजय सरकार मौजूद है, टीएमसी प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। हमारे साथ राहुल लाल मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। प्रोफेसर विवेक सिंह, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संजय सरकार आप ही के साथ करना चाहूंगी। कोशिशें तस्वीरों के जरिए दिखाई देनी शुरू हो गई है। सीधा सवाल, क्या 2024 की बिसात बिछनी शुरू हो गई है? और कितनी उम्मीदें, किस हद तक आप मोदी को चुनौती दे पाएंगे, बीजेपी को सत्ता से हटा पाएंगे? शिल्पा जी,
इसको पहले मैं आपके स्टूडियो में आए थे चुनाव के पहले जी। जब हमने बोले थे 220 सीट दीदी को मिल रहे थे, तो आपके यहाँ पर बहुत सारे विश्लेषक बैठे थे, बोला बोखलाहट गया है, घबराहट हो रहा है। हम 213 सीट तो मिला मेरे को, मिला कि नहीं है बताइए जी। आपके साथ में भी हम 100 किए थे। और रह गया दीदी बोले थे मेरे एक पैर तोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? मेरे टूटा हुआ पैर एक पैर बंगाल में है और दूसरे पैर दिल्ली में है, ये बोले थे। खेला चालू हो गया है और खेला खत्म हम 2024 में बिल्कुल करेंगे, खत्म कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे। खेला नहीं रखेंगे। और देश आज के तारीख में जिस तरफ से देश आज के तारीख में पीछे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं बैंक को प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो महत्वपूर्ण है मेरे देश के लिए, जहां से SLR बनता है, AK-47 से लेके तमाम चीजों बनता है, वहां पर उसको प्राइवेट करने जा रहा है। 41 फैक्ट्री है जहां पर 76,000 आदमी काम करता है। इंश्योरेंस को बेच रहा है, रेल को बेच रहा है, कोल को बेच रहा है, माइंस को बेच रहे हैं। और बेचते बेचते हिंदुस्तान के शायद जनतंत्र टीवी को एक दिन बेच देंगे नरेंद्र मोदी। आप और हमको यहाँ पर बैठने का मौका भी नहीं मिलेगा। देश के नौजवान का नौकरी नहीं है। नौकरी है बता सकते हैं? नौकरी अगर है तो पकोड़ा शिल्प मतलब पकोड़ा इंडस्ट्रीज बनाने के लिए बोल रहे हैं। आज देश के जनता तानाशाही में आ गया और देश के जनता इससे इतना नफरत हो गया है। जब मैं ऑटो में चढ़ता हूँ, मेट्रो में चढ़ता हूँ, एक ही बात बोलता है, मोदी जाए तो हिंदुस्तान बच जाए। सब बोल रहा है। अगर इस समय में एक आदमी को देश में नेतृत्व देना चाहिए, डर से नहीं, हिम्मत से, जो हिम्मत दीदी दिखाती, जो CBI हो, ED हो और NIA हो, इनको जितना जांच एजेंसी है सबको हम लोग को पीछे लगा दी। इसमें पेगासस के भी जो मशीन है वो भी हम लोग को खिलाफ लगा दिए हैं। हर तरफ से न्यूज कंट्रोल का 300 करोड़ रुपया खर्चा करके इसके खिलाफ लड़ाई दीदी चालू कर दी है। और 24 का मतलब यह है हम प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, देश को बचाने के लिए हम आ रहे हैं आगे। और दीदी देश को बचाने के लिए आ रहे। आपको मालूम है दीदी 300 रुपया का साड़ी और 80 रुपया का चप्पल और दिन भर में दीदी को खर्चा है खाने के लिए 30 रुपया से 30 रुपीज। आप खबर ले लीजिएगा जाके। आप अगर आप आ जाइएगा हम आपको लेके जाएंगे दिखाने के लिए। तो वो लेडी को क्या चाहिए जिंदगी में, अपने जवानी खत्म कर दिया राजनीति और देश को देते थे। बंगाल को जनता जो है आज चारों तरफ से बंगाल में देखिए किसान खुश है। किसान को किसान क्रेडिट कार्ड दिया, किसान बीमा दिया, किसान मंडी दिया, स्टूडेंट को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए 10 लाख रुपया कर दिया है। ये विकास अभी हिंदुस्तान का हर जनता मांगता है। वो कैसे तरफ दिया जाएगा? हम तो एक स्टेट में है, पूरा देश में देने पड़ेगा। अगर पूरा देश में देने यही मैं जानना चाह रही हूँ। आपने कहा हम तो स्टेट में है, ऐसे में अब स्टेट से बाहर निकलकर नेशनल लेवल पर चुनौती किस तरह से ममता बनर्जी दे पाएंगी? क्या रणनीति है सर आपकी? देखिए मेरा रणनीति है सबको इकट्ठा करके चुनाव में हम लोग को लड़ना है। कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन डिप्टी प्रधानमंत्री बनेंगे, उसमें बड़े बात नहीं है। बड़े बात है नरेंद्र मोदी को अभी उखाड़ना बहुत जरूरी है, देश को बचाना। क्यों 5 लाख करोड़ रुपया बैंक घोटाला हुआ, ये RBI के सौरभ पांडे किया था, उसको मुनाफी बोला। 28 आदमी में 27 आदमी गुजरात को तो जो पैसा लूट के भाग गया है, आप देखे किस तरफ से काटमानी। मेहुल चोकसी लंदन हाईकोर्ट में बोले मेरे जितना लोन मिला मैं 35% में 65% भारतीय जनता पार्टी को हम दे दिया। इसके मतलब 5 लाख करोड़ अगर लोन मिले हैं तो 1,75,000 करोड़ रुपया पार्टी को पास गया और 3,25,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को पास में पहुंच गया। मतलब नरेंद्र मोदी अमित शाह को पास में पहुंच गया। अमित शाह को बेटा जब कभी क्रिकेट का बैट भी नहीं पकड़ा है, वो अभी इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया है। ठीक है, राजनीति के रॉ भी नहीं जानते हैं, वो भी नहीं जानता, वो बन गया है। मेरे कहने के बाद इस संकट मोचन से देश को बचाना है, नौजवान को नौकरी देना है, सरकारी संस्था को बचाना है। और आज के देश जब महंगाई जो पेट्रोल डीजल हो गया, मालूम है क्रूड ऑयल, आज की क्रूड ऑयल में रिफाइनरी होने के बाद 33 रुपया पड़ता है। 101 रुपया में पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। डीजल में सब्सिडी होता था, डीजल का सब्सिडी बंद कर दिया गया है। ठीक है, किसान को फर्टिलाइजर का सब्सिडी बंद हो गया है। किसान का जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है और ट्रैक्टर है उसमें सब्सिडी बंद हो गया। किसान को लोन में सब्सिडी नहीं मिल रहा है, किसान को लोन नहीं मिल रहा। किसको लोन मिल रहा है? मेहुल चोकसी को लोन मिल रहा है, आपको ये अदानी को लोन मिल रहा है। अदानी को 2,000 करोड़ रुपया मूव ये हो जाता है, रिलायंस को ये हो जाता है, हो जाता है। इसको ठीक है, आपके मुताबिक इस समय देश चौतरफा संकट में घिरा हुआ है और TMC तमाम विपक्षी दलों के साथ एकजुटता के साथ देश को इस संकट से बाहर निकालना चाहती है। ठीक है, और भी खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर विवेक सिंह। आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है? मोदी ठीक है सर, आऊंगी आपके पास। प्रोफेसर विवेक सिंह, आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है? विपक्षी एकजुटता तो बहाना है, मोदी को हराना है।
देखिए, विपक्षी एकजुटता मुझे बहुत एक ऐसी टेढ़ी खीर लग रही है जो कि मुझे संभव नहीं दिख रही है। आपको याद होगा 1975 के बाद से दौर स्टार्ट हुआ, 1975 के बाद फिर 89 में, 91 में और लगातार 2014 के बाद भी एक पार्टी साथ में आती रही, लेकिन आपको सबको पता है कि इनका हश्र क्या हुआ। सबसे समस्या की बात यह है कि आप जितने भी पार्टीज देख लीजिए, कुछ उसमें रीजनल पार्टीज हैं, कुछ उसमें नेशनल पार्टीज भी हैं, तो सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, शरद पवार भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी की भी अपनी एक महत्वाकांक्षा है, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, राहुल गांधी को सबको पता है। तो कैसे एकजुटता होगी? तो एकजुटता तो बिल्कुल असंभव लग रही है और यार बहुत मुश्किल है, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब महत्वाकांक्षी लोग हैं और एक दूसरे की टांग खींचने में कोई कसर कोई छोड़ेगा नहीं। देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जहां तक ममता बनर्जी की बात है, वो एक स्टेट के नेता है। आप उनको पश्चिम बंगाल से छोड़ दें तो उसके अलावा उसके सटे हुए राज्यों में भी उनकी कोई पहचान नहीं है, उनको कोई वोट नहीं मिलने वाला है। तो आप कैसे आप उनको एक नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं? इसीलिए तो वो विपक्षी दलों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है ताकि उनकी मजबूती कई गुना बढ़ जाए। देखिए, बात एक यहाँ पे ये समझने की है कि अगर विपक्षी पार्टी अगर आ जाए, आऊंगी संजय जी, आऊंगी संजय जी, आपको भी पूरा समय दिया जाएगा। एक बार प्रोफेसर विवेक अपनी बात पूरी कर ले। मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। देखिए शिल्पा जी, देखिए, जहां तक बात है कि अगर आप महाराष्ट्र में देखिए एनसीपी शिवसेना है, अगर आप उत्तर प्रदेश में देखिए तो आप देखेंगे कि सपा बसपा है। क्या सपा बसपा एक साथ आ सकते हैं? क्या लेफ्ट पार्टीज एक साथ आ सकते हैं ममता के साथ? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। देखिए, अगर सपा जो है बसपा को उत्तर प्रदेश में अगर स्थान दे दे और तो इस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस को कैसे मैनेज करेगी ममता बनर्जी, ये सवाल मैं संजय सरकार से लूंगी, लेकिन उससे पहले राहुल लाल आपका रिएक्शन में लेना चाहूंगी। क्या कहेंगे सर आप? ममता बनर्जी की ये कवायदें पहली बार बंगाल से बाहर निकलते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए तमाम चुनौतियां देते हुए किस हद तक कारगर साबित हो पाएंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जिस तरह से अगर हम लोग पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखते हैं, पश्चिम बंगाल के चुनाव की जीत बड़े ऐतिहासिक इसके मायने हम लोग निकाल सकते हैं। बिहार के जब चुनाव चल रहे थे तो बिहार के चुनाव में जो कि माननीय गृह मंत्री वहां पे बिहार नहीं गए, बिहार के चुनाव के दरमियान में भी गृह मंत्री पश्चिम बंगाल की यात्रा कर रहे थे। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से इनको लोकसभा में सफलता मिली थी, तो इन लोगों ने पूरी ताकत लगा दी थी। और देखिए, ममता बनर्जी तीसरी टर्म में वहाँ पे आ रही हैं। बीजेपी को अनुमान था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफ़ी ज़्यादा काम करेगा और हम वहाँ पे कुछ अप्रत्याशित परिणाम ले आएंगे। लेकिन देखिए, ममता बनर्जी तीसरी बार जीती और बहुत मजबूती से सीटों की संख्या में और वृद्धि हुई। तो ममता बनर्जी का जो जीत है वो काफ़ी ऐतिहासिक रहा और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया बीजेपी को बिल्कुल चुनौती दी जा सकती है। अगर हम लोग देखें कि वो लगातार जिन नेताओं से मिल रही हैं, इसी प्रकार से दिल्ली में जो चुनाव जो पिछले वर्ष चुनाव हुए थे, अरविंद केजरीवाल जी ने भी उसी तरह से ऐतिहासिक जो है कि विजय हासिल किया था। तो एक तरह से यहाँ से विपक्ष को एक एनर्जी मिली है। अभी देखिए, जो प्रोफेसर विवेक बार बार कह रहे हैं कि नेताओं की महत्वाकांक्षाएं, देखिए ये इतिहास की चीज़ है जब हम लोग पुराना विश्लेषण करते हैं, लेकिन राजनीति में समय बदलता हुआ होता है। आज के समय में देखिए, विपक्ष के साथ मूलभूत समस्या यह है कि विपक्ष अभी हर हालत में बीजेपी और विशेषकर मोदी जी को वो हटाने के लिए प्रयत्नशील है। ममता बनर्जी ने भी स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये बहुत मायने नहीं रखता, मुख्य रूप है कि किस तरह से हम इनको हटा सकते हैं। तो दो घटनाओं का उदाहरण दूंगा मैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक तरह से कांग्रेस को कम से कम दिल्ली में वो न्यूनतम 10% का वोट शेयर वो लाती थी। कांग्रेस के, मैंने आपके यहाँ के कार्यक्रम में भी कई बार कहा कि कांग्रेस बिल्कुल देखिए एक तरह से उन्होंने अपना वोट शेयर 4% कर लिया। जो वोट बंटने वाला था, कहीं से भी दाएं बाएं होने वाला था, जो केजरीवाल के वोट बढ़ जाते वो नहीं बटे और सीधे सीधे वो लाभ मिला। हम लोगों ने अगर अगर पश्चिम बंगाल में देखें तो चाहे वो सीपीएम और कांग्रेस, एक तरह से आप अगर देखिए कोई पार्टियां नहीं कहेंगी, लेकिन स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि जो एक तरह से विपक्षी वोटों के जो बिखराव की स्थितियां आती उसको टाल दिया गया। तो पार्टियां तो अब ये कर रही हैं कि जहां सीधा टक्कर हो वहां अपने आप को बिल्कुल अघोषित तौर पर वो किनारे हटा ले रही हैं और बीजेपी को सीधा सीधा नुकसान पहुंचा रही हैं। हाँ। तो इसलिए अभी शिल्पा जी, अभी महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण चीज नहीं है। अभी मुख्य महत्वपूर्ण चीज है कि किस तरह से बीजेपी को हम किनारे करें। और देखिए, अभी 2024 में समय है। ममता बनर्जी इसी समय से एक्टिव हैं, बाकी विपक्षी दल अगर शरद पवार को देखें वो लोग अभी से सुपर एक्टिव हो चुके हैं इस चीज को लेके
और इसमें जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि कांग्रेस को लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, इस प्रकार के सारे भ्रम का भी इन लोगों ने निवारण कर दिया है। तो अब स्पष्ट रूप से जैसा ममता बनर्जी जी ने कहा भी है कि देखिए बहुत कुछ कौन नेतृत्व करेगा नहीं करेगा वो परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित होता है। अगर ये दल अभी इस समय एकजुट नहीं होंगे तो फिर ये लड़ाई जो है वो बीच की अधूरी रह जाएगी। यही बीजेपी को हटाना, मोदी को हाँ, हटाना, बिल्कुल इसी एक ही मकसद के साथ आगे बढ़ती हुई ममता बनर्जी तमाम विपक्षों को एक साथ लेते हुए। हम सारे विपक्षों को ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं इसके ऊपर तो काफी विस्तार से संजय सरकार जी ने चर्चा कर ही डाली कि देश की परिस्थितियां कैसे अलग अलग मामले में उसके ऊपर उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, ये एकदम वन पॉइंटेड एक सिंगल सूत्री जो है कि ये लक्ष्य बनाया गया है और ये ऐसा नहीं होता। देखिए हम लोगों ने देखा है 1996 को याद कीजिए, 98 को याद कीजिए, उस समय ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, फिर भी एक तरह से सारे विपक्ष के लोग जमा हुए थे। लंबा वो प्रयोग नहीं चला उस समय, लेकिन ऐसे प्रयोग लंबे चल भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे प्रयोग लंबे नहीं चल सकते, चल सकते हैं। ठीक है, परिस्थितियां, बहुत सारी चीज परिस्थितियां निर्धारित करती हैं। ठीक है, दिनेश सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दिनेश जी आपका इस खास चर्चा में। दिल्ली पर नजर है सर ममता दीदी की और तैयारियां भी पूरी है, दिखाई भी देने लगी है, उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कितने चौकन्ने आप लोग, कितना खतरा महसूस हो रहा है? शिल्पा जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव को आप याद कीजिए, उस समय भी इस तरह की कवायद शुरू हुई थी और सारे लोग एक होने की कोशिश में थे। सब लोगों ने प्रयास किया था और 16 दल के लोग आपस में मिलकर एक साथ चुनाव लड़ने का प्रयास उन्होंने किया था। उसका परिणाम आपने देखा। ये अभी राहुल लाल जी ठीक कह रहे थे कि सारे लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को हटाएं। ये पार्टियां चाहती हैं, लेकिन देश की जनता चाहती है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी रहे। पार्टियों के हटाने से कोई नहीं हटता है, हटाना देश की जनता को पड़ता है। लेकिन देश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मोदी जी के साथ है। और दूसरी चीज, अभी सरकार जी बात कर रहे थे, अब मैं सुन रहा था, मैंने किसी के बीच में एक शब्द बोला नहीं, तो कह रहे थे कि नहीं बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगारी हटानी। अरे भैया, पश्चिम बंगाल में सब क्लास 1 अफसर बने घूम रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि सारे लोगों को नौकरियां मिल गई होगी। और कह रहे हैं, और किससे समर्थन मांगने आज गई थी ममता बनर्जी? समर्थन मांगने उनसे गई थी जो पश्चिम बंगाल पे 0 पर आउट होकर आउट हुए हैं। और राहुल लाल जी एक बात कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। ऐतिहासिक सफलता किसको कहते हैं? अभी राहुल लाल जी अपनी बात जब कहने लगेंगे तो बता देंगे कि 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 20 गुना, कितनी सीटों में वृद्धि हो। पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी के 25 गुना सीटों में वृद्धि हुई। अरे 121 से आप 121 से 77 पे पहुंचे हैं दिनेश जी। आप एक ही आने से मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, आप बोल लीजिए। शांत रह सकते थे। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से आप देखिएगा ना, 121 सीटें थी दिनेश जी। मैं बीत सकता कि नहीं बीत सकता था? बोल सकता था आपके बीच में कि नहीं? ना बात बिल्कुल बोल सकता था। आप बोलिए ना, मैंने तो खाली एक लाइन बीच में बोला है। सब लोग को सुनो और मैं बोलूं तो आप बीच से कूद पड़े। बोलिए, तरीका ठीक नहीं राहुल जी। तरीका दिनेश जी, मैं यहाँ पे तरीका सीखने नहीं आया, मैंने बीच में केवल एक लाइन बोला आपको कि आपका नजरिया अलग है, ये भी देखने लायक नजरिया है। इस तरह से मैं आपको कहता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये तरीका ठीक नहीं है। टॉपिक पर आते हैं, ये तरीका ठीक नहीं राहुल लाल जी। बोलिए दिनेश जी। मैं भी चाहता तो मैं भी टीएमसी के साथी के बीच में या राहुल लाल जी के बीच में मैं जी बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि प्रयास करना चाहिए। मैं तो बार बार निवेदन भी करता हूँ, आपके चैनल पर भी कहा कि सबको अधिकार है चुनाव लड़ने को। अरे निर्दल लड़े, दल लड़े, मिलकर लड़े, दल बनाए, फंसे, निकले, बड़ी कोशिश की है। और एक कोशिश केंद्र सरकार को हटाने के लिए, प्रदेशों सरकार को हटाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। और कह रहे थे ममता बनर्जी अपना चुनाव हार गई। गजब बात आप कर रहे हैं, अभी तो होने दीजिए ना। और एक मतलब कहेंगे कि हम कहेंगे हम खरोच लेंगे। अरे खरोचेंगे कैसे? पहले आपको नाखून तो आए, पहले नाखून आना चाहिए। चलिए ठीक है, सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, अजीब स्थिति हो गई। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। अनुज रात्रे भी हमारे साथ मौजूद है, नेता कांग्रेस है, वो भी जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनुज जी आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। अभी आपने दिनेश जी को सुना होगा, कह रहे हैं पहले भी तो कोशिशें हुई थी, क्या हश्र हुआ वो भी आपको याद होगा। तो इस बार क्या अलग कर लेंगे आप लोग? देश की जनता जब तक मोदी के साथ है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए, दिनेश जी को तो हम अक्सर कई चर्चाओं में आपस में सुनते कहते रहते हैं। दिनेश जी जो कह रहे हैं वो उनकी मजबूरी उससे स्पष्ट झलकती है कि किसी तरह से सरकार की जो करामातें हैं और जिस तरह के इनके कारनामे हैं उनको डिफेंड करना, उनको छुपाना, उनके लिए तर्क देना, ये इनकी मजबूरी है। इसलिए इनकी बातों पे ज्यादा हमें गंभीरता से नहीं आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मौजूदा देश के हालात क्या है, आज हालात क्या है। जो 2014 में जो अच्छे दिन का जो वायदा किया था इन लोगों ने
और 2019 में फिर रिपीट कर दिया था कि हम देश की जनता के एक एक वर्ग के लोगों के अच्छे दिन लेकर के आएंगे। आज 8 साल बीत गए हैं, 7 साल हो गए हैं, 8वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। क्या ये दिनेश जी अपने दिल पे हाथ रख के बता सकते हैं कि देश की जनता के, देश के गरीबों के, देश के किसानों के, देश के बेरोजगारों के अच्छे दिन आ गए हैं? ये केवल हमारे दो की जो सरकार चल रही है उसके ऊपर ये सोचना कब शुरू अच्छा करेंगे? ठीक है, ममता के सवाल पर आती हूँ मैं। ममता बनर्जी मुझे जिस लगता तरह है से आपने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर रही है, ठीक मैं आप ही से मैं अगला सवाल ले रही हूँ कि कांग्रेस पर ममता बनर्जी कितना भरोसा कर पाएंगी? देखिए, ममता जी के ऊपर भरोसा करना या ना करने का विषय नहीं है। क्यों नहीं भरोसा करेंगे? ममता जी एक सीजन लीडर हैं और हमारी पुरानी अलाई रह चुकी हैं। सेंटर में जब हमारी गठबंधन की सरकार थी उसमें मंत्री रह चुकी है। हमारा इनका अलायंस रहा, यूपीए का वो घटक दल रही थी जब हमारे चुनाव हुए थे। और ममता जी इस समय निश्चित तौर पे पश्चिम बंगाल की सबसे सर्वोच्च पार्टी की नेता है और नेतृत्व जनता के का चेहरे को लेकर तो कहीं कोई कल को कोई मामला नहीं अटक जाएगा? देखिए, चेहरा वो अपनी पार्टी का चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टीएमसी का वो सबसे बड़ा चेहरा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, तीसरे मोर्चे का जब चेहरा बनेगा उसको लेकर मैं पूछ रही हूँ आपसे। देखिए, ये काल्पनिक प्रश्न है। अभी तो तीसरा ना कोई मोर्चा है ना कोई खोरचा है। अभी तो एनडीए और यूपीए है, तीसरा तो कुछ है नहीं जी। और यूपीए में जो आना चाहेगा तो वो कांग्रेस के हमारे उसमें फिलहाल नेतृत्व के हिसाब से यूपीए का गठन हुआ है। सोनिया जी उसकी अध्यक्षा है, चेयरपर्सन है यूपीए की। उसमें जो दल स्वेच्छा से हमारे लाइक माइंडेड दल कांग्रेस की विचारधाराओं से मेल खाते हुए, यूपीए की विचारधाराओं से मेल खाते हुए जो उसमें लेकिन शामिल यही होना सवाल चाहिए। खड़ा हो रहा है कि ममता बनर्जी तमाम दलों के साथ मुलाकात तो कर रही है, जैसे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी मुलाकात हुई, शरद पवार के साथ उनकी मुलाकात हुई, आप लोगों के साथ तो मुलाकात चल ही रही है, सोनिया गांधी के साथ भी, राहुल गांधी के साथ भी इनकी मुलाकात हुई। ऐसे में जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा, ये मूल प्रश्न बना हुआ है। देखिए, ममता जी ऐसा नहीं है। देखिए, सब नेताओं के हर प्रदेश में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस भी क्षेत्रीय दल है, एनसीपी भी एक महाराष्ट्र के रीजनल पार्टी है। हाँ। आपस में मेलजोल ये लोग किसी न किसी तरीके से करते रहते हैं और सबके आपस में संबंध ताल्लुकात रहते हैं। और इस समय सबकी चिंता एक ही है कि जिस तरह से देश को इन्होंने गर्त में डाल दिया है 7 साल में, देश की बदहाली हो गई है। जो देश में हमारे खुशहाली हुआ करती थी, संजय जी आपका भी रिएक्शन होगी। इस तरह के जो जनता के दिन थे, चाहे वो अच्छे थे या बुरे थे, उसमें खुशहाल थे, वो सुखी थे, शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन आज इतने बुरे दिन आ गए, उन बुरे दिनों से जनता को छुटकारा कैसे दिया? दिनेश जल्दी से जवाब दीजिए। बस मैं सिर्फ अब ये तो निवेदन देश की कर रहा था। आजादी तक खतरे में आ गई है। ममता बनर्जी ने खुली चुनौती दे दी है कि देश की लोगों की आजादी जो खतरे में है उसे हटाना है। जी 10 सेकंड में जवाब दूंगा। देखिए, सब बेचैन है, कह रहे थे कि कैसे विपरीत विचारधाराओं के लोग। इन लोगों की कोई विचारधारा ही नहीं है। इनकी एक ही विचारा है, वो विचारधारा है लूटतंत्र की। ये लोकतंत्र की हत्या करके लोकतंत्र करना चाहते हैं। और अभी अनुज यात्रे जी कह रहे थे, अरे इनकी भी सरकारें राज्यों में है ना। महाराष्ट्र में क्या है, 100 करोड़ रुपए की महीने में उगाई। राजस्थान में इनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है। आज सबसे ज्यादा आज मामले जहां पर कोरोना का बढ़ रहे हैं, वहां से राहुल गांधी जी माननीय सांसद हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। इनका तो उद्देश्य सबको पता है। देश की जनता इनके उद्देश्य को समझती है कि ये लूटना चाहते हैं, लेकिन अब देश की जनता लूटने नहीं देगी। देश की जनता विनाश नहीं, विकास चाहती है और मोदी जी के साथ रहना चाहती है। प्रयास करें, जितनी कोशिश है करें। इनकी कोशिश में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। अगर और कोशिश करनी है तो भी कर लीजिए, लेकिन ये कोशिश इनकी कामयाब नहीं होगी। बीजेपी कह रही है कि भाई कर लीजिए जितनी कोशिश आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक जनता का साथ हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हालांकि ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसके साथ आगे जाना पसंद करेगी। चलिए फिलहाल आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे यहाँ पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे जानने की कोशिश कि क्या वाकई में जिस रणनीति के साथ, जिस रास्ते पर इस समय ममता बनर्जी चल रही है, तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करते हुए मोदी के राजपाट को उखाड़ फेंकने के लिए क्या इतिहास रचा जाएगा? 2024 की बिसात में क्या होगा? फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चल। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। चर्चा हो रही है ममता बनर्जी जिस तरह से विपक्षी दलों को एकजुट करती हुई नजर आ रही है। निगाहें उनकी मिशन 2024 पर टिकी हुई है। ऐसे में क्या दिल्ली पर है अब दीदी की नजर? दिल्ली पहुंचकर बीजेपी को जिस तरह से चुनौती इस समय देती नजर आ रही है ममता बनर्जी, कितना आसान होगा इनका रास्ता? विपक्षी एकजुटता क्या छीन पाएगी बीजेपी की सत्ता? दीदी गांधी एक साथ क्या उखाड़ फेंकेंगी मोदी का राजपाट? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए संजय सरकार आपके पास आना चाहूंगी।
ममता में क्षमता तो है, दिख गया हमें बंगाल में, लेकिन अब उनके इस भानुमति के पिटारे में क्या होगा, कैसे होगा, कैसे डिफरेंट आइडियोलॉजीज को आप एक साथ तालमेल बैठा पाएंगे, बहुत सारे सवाल सर खड़े होते हुए, और वो भी राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए शिल्पा जी, यहाँ पर आपको मैकेनिज्म जवाब मेरे को देने पड़ेंगे। मैकेनिज्म जवाब क्या है, मैं पहले दिनेश सिंह जी को बात में कुछ बोल के उसके बाद में मैकेनिज्म एक एक करके बता। अच्छा, दिनेश सिंह जी किसी कृषि मंत्रालय, पंचायत मंत्रालय, उसमें 100 दिन के काम में 2020 में 1 नंबर दिया है। किसका अंडर में पड़ता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसका अंडर में हम 1 नंबर में है। नंबर 2, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ HRD के अंडर में पड़ता है। प्लेसमेंट सर्विस में बंगाल में 50% आदमी को नौकरी मिला है, और जहां गुजरात को 28%। मैं नहीं बोल रहा, ये HRD मिनिस्टर जब रमेश पोखरियाल जी थे उनके। हेलो, ठीक है, ये मंत्री थे। 20 से 2 दिसंबर तक हम 1,20,000 आदमी को नौकरी मिला कोरोना काल में। किसने बताया? EPF बोला, मिनिस्टर ऑफ लेबर के अंडर में पड़ता है, ये EPF बोला है। अभी दिनेश सिंह जी का बात हम आता है। दिनेश सिंह जी को एक चीज याद नहीं है, राजनीतिक में बहुत कम कमजोर और डाटा कम व्यक्ति आती है। कैसे है मैं बताता हूँ। सन 1970 कैसे है मैं बताता हूँ। सन 1970 दशक में जयप्रकाश नारायण जी नारा लगाया था। उस नारायण में जयप्रकाश नारायण जी प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं किया था, एक मतलब विपक्षी को एक कट्टा करके इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के खिलाफ हराया था, किया था ना। ठीक है, फिर आप बताते हैं 89 में VP सिंह सबको लेके इकट्ठा करके कांग्रेस को हटाया था। फिर वही चीज 2099 में हम देखे 21 पार्टी को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार चलाया था। 2004 में हम देखा लजपा, राष्ट्रीय जनता दल, NCP सब मिलकर 2017 मिलकर बाद में प्रधानमंत्री के डिक्लेयर हो। 2004 में कांग्रेस सत्ता में आए थे। ये है हकीकत। और दूसरे नंबर मेरे को बाहर में कुछ, अच्छा मेरे को बाहर में कुछ नहीं है तो त्रिपुरा में मेरे आईपैड को 23 आदमी को क्यों बंदी बना के रखा था, बाद में कोर्ट से उसको जमानत करके बाहर निकल के आने पड़ा। 21 जुलाई के दिन में लखनऊ में मैं गोमती नगर में शहीद समारोह को दिन में हम वहां पर कैंडल मार्च करने के लिए गया था। पुलिस मेरे को लखनऊ में गोमती नगर में कैंडल मार्च करने के लिए नहीं दिया था। कौन से डर में नहीं दिया था? कौन से डर था जिसका कारण मैं तो कहीं नहीं थे, लेकिन क्यों नहीं करने दिया था बताइए तो। ये सब कारण बता नहीं पाए, ये मैकेनिज्म जवाब देना चाह रहे। ठीक है, और दीदी नेतृत्व देंगे प्रधानमंत्री होने के लिए नहीं। ठीक है संजय जी, जवाब सुन लेते होने हैं। के लिए दीदी नहीं नेतृत्व दे, ठीक है, देश को बचाने के लिए, नौजवान के आपके मुताबिक ऐसा पहले भी कई दफा हुआ है और एक बार फिर से होगा। दिनेश जी, संजय जी जो कह रहे थे, संजय जी मैं कलकत्ता को, बंगाल को बड़े अच्छे ढंग से जानता हूं। मेरी पढ़ाई लिखाई सब बंगाल में हुई है। लोग वहां पर कांग्रेस के कुशासन से मुक्त होने के लिए कम्युनिस्ट का शासन लाए, कम्युनिस्ट के शासन से मुक्त होने के लिए आपको वहां पर ले आए। और जो माँ, माटी और मानुष की बात करती थी ममता बनर्जी, आज ना वो माँ की बात कर रहे हैं, ना माटी की बात कर रहे हैं, ना मानुष की बात कर रहे हैं। और क्या पश्चिम बंगाल की स्थिति ममता बनर्जी जी और TMC की सरकार ने बना दी, क्यों वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये संजय जी आपको भी पता है कि बंगाल की आज स्थिति क्या हो गई, बद से बदतर स्थिति हो। आप जो किसानों की बात कर रहे थे, अरे जरा सुनिए ना, अरे जरा सुन लीजिए, चिल्लाइए मत। संजय जी मैं आपको सुना, अरे संजय जी सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा। अरे 10 सेकंड में मैं जवाब दे दूं फिर आप बोलिए, ये तरीका। संजय जी सुन लेते हैं सर, एक बार सुन लेते हैं। संजय जी मैं आपसे तेज आपने जो बोल सवाल सकता हूँ, खड़े किए आपसे उनका जल्दी जवाब बोल एक बार सकता ले हूँ, लेते आपके हैं, बीच में उसके बोल बाद आप सकता आगे अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। तरीका है। ठीक है संजय जी, क्या उन्होंने तरीका आपको होता है? शांति से सुना था। संजय जी एक बार उनको सुन लेते हैं ना। चर्चा में आते हैं तो कम से कम अरे दिनेश जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, डिबेट तो ऐसा ही होती है दिनेश जी। आपसे बोल रहा हूँ क्या राहुल जी, आप प्रवक्ता TMC पार्टी के बन गए, अब तक तो कांग्रेस के प्रवक्ता थे। देखिए आपके बात से स्पष्ट है कि मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं हूँ। आप सर्टिफिकेट देने का काम बाद में कीजिए, आपका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है। अरे बीच में किसी को कुछ होगा तो लोग बोलेंगे। एक एक करके जब जब जिसका नंबर आ रहा है प्लीज अपनी बात रखिएगा। ठीक है संजय जी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू वंस अगेन, प्लीज सर, प्लीज लिसन टू हिम। अच्छा ठीक है, आप सरकार पर कितने सारे सवाल जो खड़े कर रहे हैं, सर सुन तो लीजिए। संजय जी और भी मेहमान जुड़े हुए हैं सर, उनके पास भी जाना होगा, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। ये लोग देश को चलाएंगे। दिनेश जी बोलिए, सुन रहे हैं आप। मैं 5 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर लूंगा, फिर संजय सेठ जी जवाब देंगे। ये कह रहे हैं कि नंबर 1 कृषि के क्षेत्र मिला। अरे जी, जब प्रधानमंत्री कृषि कल्याण की जो योजना है, जो 2-2 हजार रुपया मिल रहा था पश्चिम बंगाल के किसानों को, आपने कब तक उसको रोक के रखा?
क्यों आपने रोक के रखा? माना कि आप पैसा दे रहे थे, लेकिन अगर ये 2000 रुपए भी आप दे दिए, दिनेश जी देख लीजिए बिहार को। दिनेश जी गलत आंकड़े क्यों दे रहे हैं नेशनल टीवी चैनल पे? आप किसानों का प्रति व्यक्ति आए, किसानों का देख लीजिए। बिहार में जहाँ पे आप पूरा किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल में नहीं दे रहे हैं, फिर भी उनकी आय ज्यादा है बिहार के किसानों से। किसान सम्मान निधि देने से सारा काम हो जाता है ना दिनेश जी? थोड़ा तथ्य देख भी लिया कीजिए आप। बिल्कुल 420 सरकार का क्या बोलेंगे? नहीं, एक अघोषित प्रवक्ता मत बनिए, अघोषित प्रवक्ता मत बनिए। अरे भैया मैं प्रवक्ता नहीं, सच बात बोल रहा हूँ, आपको हमेशा स्वीकार नहीं होता। प्रोफेसर विवेक, आप पूछिए, यही सवाल अपने समय पे पूछ लीजिए। ये समय जाया होता है राहुल जी। मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा था कि अगर केंद्र सरकार की योजनाओं को पश्चिम बंगाल में लागू कर दिए होते तो शायद पश्चिम बंगाल की जनता का हित हो गया होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने तो अपने मैंडेट दे दिए ना दिनेश जी। वही तो संजय सरकार कह रहे हैं कि अब तो जनता ने अपना विश्वास जता दिया है। आप कह रहे हैं कि माँ माटी मानुष की बात उन्होंने नहीं की है, तो फिर कैसे जनता ने जबरदस्त मैंडेट उनको दे दिया? ये भी तो संजय सरकार का सवाल है आपसे। 25 गुना, क्या ममता बनर्जी को 25 गुना सीटें मिली? भारतीय जनता पार्टी को तो 25 गुना सीटें मिली। और नंदीग्राम में ममता बनर्जी 294 में क्या 300 सीटें मिल जाती दिनेश जी? क्या बात कर रहे हैं? बंगाल में जो होना था वो हो चुका है। अब आगे 2024 में देश में क्या होने वाला है उस पर हमारी चर्चा है। विवेक जी आपका कमेंट बिल्कुल आप ही के पास आ रही। विवेक जी 2024 में एक कवायद ये लोग करेंगे। 1 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करूंगा। दिनेश एक से मुझे देखिए 2-3 यक्ष प्रश्न है जो कि अभी मैं सबकी बात सुन रहा था, मैं सबकी बात सुन रहा था। मुझे लगता है 1 मिनट मुझे मिलेगा। देखिए अभी संजय सरकार जो कुछ बात उठा रहे थे, मैं उनसे मैं उनके पास कुछ पूछना चाहूंगा। पहली बात तो वो बोल रहे थे कि राजनीति का एक जो बंगाल मॉडल है, तो आज तक किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये पश्चिम बंगाल का मॉडल क्या है। मुझे बताइए कि पश्चिम बंगाल में विकास क्या हुआ है, कितने सरकारी नौकरियां आपने 10 सालों में क्रिएट की है, जीडीपी क्या थी और क्या हो गई है, पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट कितना 10 सालों में पश्चिम बंगाल में आ गया है, और मानवीय अधिकारों का जिस तरीके से दमन हो रहा है उसमें आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, यानी कि जिस बंगाल मॉडल की बात की जा रही है, जिसके दम पर राष्ट्रीय स्तर पर टक्कर देने को कहा जा रहा है, विपक्षी एकजुटता इकट्ठी हो रही है। ठीक है, जल्दी मैं 30 सेकंड लूंगा। शिल्पा जी बोलिए। शिल्पा जी मैं बस 30 सेकंड लूंगा। अभी राहुल लाल जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, अभी बोल रहे थे। देखिए 3 से 75 सीट जाना एक बड़ी बात है। रही बात बाहरी और भीतरी की बात, कौन कर रहा था ममता बनर्जी, अब वो किस मुंह से जाके पूरे हिंदुस्तान में वोट मांगेंगे? नंदीग्राम से सीट पर हार जाने वाली एक नेता, वो अगर प्रधानमंत्री का सपने देखे तो मुझे लगता है थोड़ा अतिशयोक्त हो जाएगा। ठीक है, नहीं संजय जी ये तो वाजिब सवाल है कि जब आप इलेक्शन के समय बंगाल से बाहर से आने वाले लोगों को बाहरी कह देते हैं, अब आप किस मुंह से जाकर देश में वोट मांगेंगे? बस एक मिनट इसका जवाब आपसे लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए दो तीन चीजें बिल्कुल देखिए क्लियर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे उठाया जा रहा है बंगाल का विकास, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले तो देखिए तृणमूल कांग्रेस की ताकत को समझना पड़ेगा हम लोगों को। अगर आप 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से भी देखते हैं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस को सीटों का नुकसान हुआ था, वो देश में वोटों के आधार पे तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। बीजेपी कांग्रेस के बाद तृणमूल कांग्रेस आती। सुन लीजिए, सुन तो लीजिए दिनेश जी, राजनीतिक विश्लेषक मैं हूँ, जरा विश्लेषण करने दीजिए। राजनीतिक विश्लेषक मैं हूँ, मुझे करने तो दीजिए विश्लेषण। राजनीतिक विश्लेषण आप कर रहे हैं। अब देखिए, अब मैं आपके बीच में बोलता हूँ, आपको बड़ा बुरा लगता है, बोल लीजिए, आप विश्लेषण पूरा कर लीजिए। ये कोई बदले का खेल नहीं है, आप ले लीजिए, बदला ले लीजिए। अरे असहमति को स्वर को दबा लीजिए, जितना दबाना है आप दबा लीजिए। सबके बीच में बोलते कोई ठीक है दिनेश, मुझे बुरा नहीं लगता, मैं बीच में आपके टोकने के बाद राहुल जवाब देने में सक्षम हूँ। मैं बोलिए जल्दी से सर, उसके बाद संजय सरकार से मुझे जवाब लेना है। देखो 2-3 चीजों का जवाब दे रहा हूँ। तो इसलिए पश्चिम बंगाल में जब बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि बंगाल माटी मानुष, ये सब अवधारणाओं पे नहीं, ये क्वेश्चन अब प्रासंगिक है। ममता बनर्जी तीसरी बार आई है, उनका वोट प्रतिशत बढ़ा। तीसरी चीज एक चीज और मैं बता रहा हूँ। अभी पूछा गया कि भाई विकास दर क्या था, वहां पे जीडीपी के आंकड़े क्या आ रहे थे। अगर आप कोरोना काल से पहले का जीडीपी ग्रोथ रेट देखेंगे पश्चिम बंगाल का, खुद जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय है उसके आंकड़े के अनुसार 12.58% था, जबकि उस समय किसी भी आप बीजेपी शासित राज्यों का जीडीपी रेट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप वहां का जो है कि बेरोजगारी दर आप देख लीजिए, रोजगार दर के आंकड़े देख लीजिए, सारे के सारे। अरे भाई आपके आंकड़े बता रहे हैं ना, 12.58% का जीडीपी रेट था कोरोना काल से पहले के मामले पे। आप इसलिए अगर आप बंद करके रखें, या तो फिर भाई आपका मंत्रालय आंकड़ा ना निकाले, आपके आंकड़े बता रहा हूँ। आप भी जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आंकड़े और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़े बता रहा हूँ दिनेश जी।
तो इसलिए देखिए, आप जो वहां के जनता ने उन्हें स्वीकार कर लिया है, अब उसके ऊपर अब चर्चा बेकार की चीज है। हाँ, मुख्य स्वीकार किया होता तो चुनाव अरे भाई, एक सीट पे वो अपना सीट पे हार गए, इसके मतलब क्या कि बाकी पूरा का पूरा ठीक है, प्रोफेसर जो सवाल उठाए थे उसका भी जवाब दीजिए। आपका डिबेट पश्चिम बंगाल की जनता ने मैं खाली ये कह रहा हूँ कि देखिए, ममता ममता बनर्जी जी ने ये नहीं कहा कि वो मुख्य प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रही हैं। वो देश भर के विपक्षी ताकतों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और विपक्ष में ऊर्जा भरने का काम कर रही हैं। और अभी चूंकि समय है 2024 में, इसमें क्या गड़बड़ी है? चलिए ठीक है, लेकिन संजय सरकार से मैं जवाब लेना चाहूंगी। संजय जी, सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि इलेक्शन के समय जिन लोगों को बाहरी कहा जाता था, अब उन्हीं लोगों से आप कैसे वोट मांगने जाएंगे, वो भी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर? और दूसरा सवाल, जिस बंगाल मॉडल के दम पर आप नेशनल लेवल पर चुनौती देने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, वो बंगाल मॉडल है क्या, जरा वो भी बता दीजिए। प्रोफेसर विवेक ने ये सवाल किया था। ना मैं विवेक जी को बोलते हैं, बताते हैं। 2 मई को दिन में दीदी को 2 घंटा तक दिखाई दिया, 1200 वोट से जीत गई है, ठीक है। बाद में तो रिटर्निंग ऑफिसर को ग्रांड पॉइंट पकड़ के उसको रिटर्निंग ऑफिसर को लिखा दिया है, जो लिखे शुभेंदु अधिकारी जीत रहा है, सेंट्रल फोर्स को बल पर जीते हैं। रियापारा जो नंदीग्राम में एक जगह पड़ता है, वहाँ पर एक बूथ में 666 वोट है, वहाँ पर 796 वोट गिरा है। वो सेंट्रल फोर्स को बल पे, इसको जानकारी नहीं है, जोर जबरदस्ती दीदी को हराया गई थी। सारी जानकारी तो आपको है और ममता बनर्जी को है, और बाकी दुनिया में किसी अच्छा, को ठीक है। जानकारी नहीं है। ठीक है संजय जी, जानकारी संजय जी, ही नहीं। बंगाल मॉडल को समझा दीजिए सर। You have the right बाकी जिन सीटों पर जीत गई टीएमसी, वहाँ सब ठीक ठाक हुआ, वहाँ सब अच्छा वोट गिरा, और नंदीग्राम में हार गई तो वहाँ गड़बड़ वोट गिरा। बंगाल में किसान क्रेडिट कार्ड दे दिया है हर किसान को, वहाँ पर 50,000 से लेके नहीं तो ये 2,000 रुपया और दे देते ना, मेरा तो सवाल यही था। और ये जो आपने दिया तो ये भी दे देते ना, 6,000 के बाद बोल रहे थे, दे देते 6,000 के बाद जो, तो इसको जानकारी नहीं है। मेरे बंगाल का किसान बहुत आयुष्मान भारत योजना लागू कर देते, क्यों नहीं आपने लागू किया? 6,000 रुपया का मतलब दिन में 15 रुपया, और मेरे दीदी 5 लाख रुपया का किसान क्रेडिट कार्ड दे दिया है, तो अभिमान होता, भीख नहीं दिया जाता था किसान क्रेडिट कार्ड नहीं, पश्चिम बंगाल का सारा किसान को बहुत खुशहाल जीवन जी रहा है। पश्चिम बंगाल का किसान बहुत खुशहाल है, पूरे देश के किसानों में सबसे खुशहाल है। आप क्राइम रिकॉर्ड में दिखाइए, बंगाल का किसान मरा। अब एक क्राइम रिपोर्ट दिखाइए। अरे अभी वहाँ क्राइम हो रहा था, वहाँ नेताओं को मारा जा, वहाँ कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा था, वहाँ गृह मंत्री के हेलीकॉप्टर को नहीं रुकने दिया जा रहा था, वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के हेलीकॉप्टर को नहीं रुकने दिया जा रहा है। करे लॉ एंड ऑर्डर देखिए, एक दूसरे से उलझते रहेंगे सर, या फिर मुद्दे पर बात करेंगे। अनुज यात्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, कांग्रेस से क्या उम्मीदें लगाई जाए? बंगाल में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा, बताने की आवश्यकता नहीं है सर। और ऊपर से कितने राज्यों में आपकी सरकारें बची है वो भी आप जानते हैं। ऐसे में अब क्या चमत्कार हो पाएगा ममता दीदी का कांग्रेस के साथ आने के बाद? क्या ममता के सहारे हैं आप लोग सत्ता तक पहुंचने के लिए? ये देखिए, आपका आकलन हो सकता है और आपका प्रश्न बड़ा काल्पनिक और बड़ा अटपटा सा सवाल है। कोई किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, हम लोग जनता के सहारे। सर जो दिखाई देगा वही तो पूछेंगे ना, बोलिए। मेरी देखिए, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि मैं पूरे आपके 43 मिनट जो मैं चुपचाप बैठ करके सुना है, कृपया बीच में ना टोकिए। आप एक बार सवाल कर लीजिए, मैं इकट्ठे जवाब। मेरा सवाल बस यही है कि अब क्या चमत्कार की उम्मीद आप लोग लगाए बैठे हैं, और ममता बनर्जी और कांग्रेस के साथ आने के बाद नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा, ये भी सवाल है, बोलिए। देखिए, सीधी सी प्रश्न है। इस समय नुकसान और नफा जो है वो केवल हम लोग कांग्रेस पार्टी सोचती है, जनता को ध्यान में रखते हुए। इस समय देश का नुकसान हो रहा है, देश की जनता पिस रही है, और देश की जनता के लाभ के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कांग्रेस ने 70 सालों में देश को मजबूती प्रदान की, जिसको ये कहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं, और उसी 70 सालों की बनाई हुई धरोहरों को बेचने का काम ये वर्तमान की सरकार कर रही है, उसके अलावा और कुछ नहीं किया इन्होंने। तो उस सरकार के जो कार्यक्रम जिसकी यहाँ पे बैठ के महिमा मंडन किया जा रहा है, उनकी क्या उपलब्धि है? केवल वही उपलब्धि है जो कांग्रेस ने देश को बनाया, सजोया, उस पर अपनी छाप लगा करके जनता के सामने पेश करना, और जो देश की धरोहरें हैं उनको बेचना, और हम दो हमारे दो के हिसाब से सरकार चलाना। लेकिन गरीब जनता पिस रही है। ये सरकार इतनी डरी हुई सरकार आई है, इतिहास में ऐसी सरकार पहले कभी नहीं आई जिसको विदेशियों से अपनी देश के विपक्षी नेताओं की जासूसी करवानी पड़ रही है, जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजों की जासूसी करवानी पड़ रही है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की जासूसी कराई जा रही है, महिलाओं की जासूसी करवाई जा रही है, और जवाब देने की जगह ये सरकार संसद में जो है
हंगामा कर मेरी रही है। जवाब दिनेश। हंगामा विपक्ष का लगाती है सर। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि पैरासिस पे चर्चा की जाए, लेकिन सरकार किसी चीज पे चर्चा नहीं करती है। हाँ। महंगाई पे चर्चा नहीं करती है। पेट्रोल डीजल के दाम जो है दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। पूरे विश्व में सबसे महंगा अगर कहीं पेट्रोल डीजल है तो हमारे देश में क्या कारण है आखिर? ठीक है कच्चा तेल जब सबको सस्ता दिनेश मिल जी, रहा है, यहाँ की अनुज यात्री का कहना है कि आखिरकार हमारा देश ये किस तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। हर तरफ महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों का वो जिक्र करते नजर आए। आजादी पर आप लोगों ने संकट पैदा कर दिया है। आप जासूसी लोगों की करवा रहे हैं। अच्छे दिन का वादा करके, सपना दिखा के आप देश को किस तरफ आगे ले जाते जा रहे हैं। इसीलिए तो ये विपक्षी दल तमाम मजबूर हुए हैं देश की जनता को बचाने के लिए, उनकी आजादी को बचाने के लिए, एक साथ आने के लिए। देखिए शिल्पा जी, ये बेचैनी विपक्षियों में इसीलिए है कि इतने दिनों में कोई भ्रष्टाचार का कोई मामला कैसे नहीं आ रहा है, कोई लूटपाट कैसे नहीं हो रही थी। हर मंत्रालय में जो लूटपाट होती थी, जो 100-100 करोड़ रुपए की वसूली होती है, तो क्यों नहीं हो रहा है? जो हर जगह कहीं आज इस जिले में, कहीं कल किसी जिले में जो बम धमाके होते थे वो क्यों नहीं होते हैं? ये आतंकवादी गतिविधियां जो देश भर में संचालित होती थी वो क्यों नहीं हो रही हैं? आज इतनी तेजी से देश विकास की तरफ क्यों बढ़ रहा है और जनता का प्रेम उस विकास के साथ क्यों जा रहा है? मोदी की तरफ क्या जा रहा है? ये बेचैनी है। हाँ, बेरोजगार बढ़ी है, बेरोजगारी कांग्रेस पार्टी की बढ़ी है, बेरोजगारी विपक्षियों की बढ़ी है और बढ़नी भी चाहिए, और बढ़नी भी चाहिए। खुश जनता को होना चाहिए। और दूसरी देखिए बात, दिनेश जी, जितनी तेजी से आपने विकास किया है, जितनी तेजी से देश को विनाश के रास्ते पे लेके गए हैं, जरा उसकी उपलब्धि भी चर्चा कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कितनी तेजी से विकास किया है, इसीलिए जनता हमारे जो साथ है। विकास की आप बात कर हमने रहे हैं वो जनता विकास हमारे नहीं है, साथ वो इसीलिए विनाश है है। ना। बाकी तो देश का आपने विकास जासूसी की किया बात की। है। ठीक है, राहुल लाल जी कुछ शिल्पा कहना जी चाह रहे हैं। एक मिनट में, आज दिनेश जी जल्दी से पूरी कीजिए। एक मिनट जी। और जासूसी की बात कर रहे थे भी हमारे अनुज यात्री जी, जिनका इतिहास जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर और मनमोहन सिंह का सिर्फ जासूसी भरे पड़ा है। जवाहरलाल नेहरू की सरकार में उनके गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि हमारा फोन टेप हो रहा था। मनमोहन सिंह की सरकार में इनके गृह मंत्री, इनके वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि हमारा फोन टेप हो रहा था। पूरा इतिहास है, वो चाहे सेनाओं को, चाहे उद्योगपतियों को, चाहे मंत्रियों को, जिन्होंने फोन टेप करके ही अपनी सरकार चलाई हो, आज इस तरह की बातें कर रहे हैं। गजब बात चलिए कर रहे ठीक है हैं। सर, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी का मुझे फाइनल कमेंट भी लेना होगा एक एक करके सर। ठीक है, प्रोफेसर विवेक सिंह, सबसे पहले मैं आपका फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। क्या दीदी नरेंद्र मोदी का विकल्प खोज रही है? बस इसी मकसद के साथ ये पूरी कवायदें इस समय देखने को मिल रही है, और किस हद तक वो कामयाब हो पाएंगी? प्रोफेसर विवेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है संपर्क हमारा कट गया है। राहुल लाल, यही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। नहीं, देखिए पूरी तरह से ये काफ़ी एक गंभीर प्रयास चल रहा है इस समय, क्योंकि देखिए 2-3 चीज़ें दिनेश जी ने भी कही, मैं फाइनल कमेंट में मैं जोड़ भी दूंगा। अगर उनको विकास दिख रहा है तो वो अपने ढंग से विकास शायद देख रहे होंगे। मैं तो उनको आंकड़े, उन्हीं की सरकार के आंकड़े बताना चाहता हूं कि 2016-17 के उसी समय से पर तिमाही आपके जो क्वार्टरली आंकड़े जरा सांख्यिकी मंत्रालय को उठा के देख लीजिए, किस तरह से वो गिरते 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 वो माइनस तक में आ गए। अभी तो आप कह दीजिए कि कोरोना काल के कारण अर्थव्यवस्था नीचे गई है। कोरोना काल के पहले ही आप देख लीजिए कि 3% पे पहुंच चुके थे। आप ही के सरकार में 9.2% का ग्रोथ रेट भी हुआ करता था, तो वो वहां से गिरते हुए आप 3% पे पहले ही ले आए थे। इस समय रियल में जिस तरह से डीजल पेट्रोल के मूल्य हैं, तमाम दूसरी समस्याएं हैं, बेरोजगारी कोरोना काल से पहले ही हाईएस्ट दर पे छू रही थी, तो देश में बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं है। विपक्ष को जरूर चाहिए, विपक्ष की भूमिका यही होती है कि वो जनता की आवाज बने। अगर वो जनता की आवाज नहीं बनती तो फिर विपक्ष पर सवाल खड़े होते हैं। इन मुद्दों को लेकर उनको एकजुट होना चाहिए और सरकार के ऊपर जरूर दबाव डालना चाहिए राष्ट्र हित में कि वो इन नीतियों में सुधार करे। आइडियोलॉजीज डिफरेंट बेशक से हो, लेकिन बिल्कुल मुद्दों को एक साथ मुद्दा और लाकर राष्ट्र हित ये सबसे प्रमुख होना चाहिए। और इस आधार पर अगर ताकि विपक्ष देश की एकजुट हो भलाई रही हो सके, जनता की तो भलाई हो उसका सके। ये स्वागत योग्य कदम है जो ममता बनर्जी कर रही हैं। ठीक है। वो बिल्कुल कहीं से भी कोई असंवैधानिक कदम नहीं, स्वागत योग्य कदम है। ठीक है, अनुज यात्री, आपका फाइनल कमेंट सर। अनुज यात्री से भी लगता है संपर्क हमारा है नहीं। संजय सरकार, आपके पास आना चाहूंगी। जाते जाते बताइए, ममता बनर्जी की तमाम कोशिशें देश को किस तरफ आगे ले जाती हुई, देश की राजनीति को किस तरफ आगे ले जाती हुई 2024 में क्या होने वाला है? देखिए
शिल्पा जी, अभी दिनेश जी बोला ना, देश में बहुत तेज से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज से आगे बढ़ रहा है। नौजवान को नौकरी नहीं मिल रहा है, बहुत तेज से देश आगे बढ़ रहा है। कोरोना में लाश गंगा में बहते जा रहा है, बहुत तेज से देश बढ़ते है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, बहुत तेज से देश आगे बढ़ते जा, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, बहुत तेज से देश आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, एजिथ्रोमाइसिन और ये इसको पैरासिटामोल का डॉक्सीजन की जगह में गोमूत्र आदमी को मुंह में बेच के जा रहा है। बहुत तेज से देश आगे बढ़ते जा रहा है। एक बेड में 3 आदमी कोरोना काल में सोया रहते देखिए, और 5 लाख करोड़ रुपए देश का घोटाला हुआ है। वो घोटाला का नरेंद्र मोदी ऑक्सीजन प्लांट बैठ सकते थे। ये नरेंद्र मोदी का बहुत तेज से देश आगे बढ़ा, विकास का नमूना आपको हम बता दिए हैं। तो वही तो, आपने तो मोदी के अलावा कुछ बात ही नहीं की। आप अपने बारे में बात कीजिए ना, आप देश को कहां ले जाएंगे? ममता बनर्जी पर लोग कैसे विश्वास करें? उनके इस विपक्षी एकजुटता वाले पूरे खेला पर कैसे विश्वास करें? नहीं, मैं आपको बता रहा, बंगाल में जिस ढंग से हमने किया, बंगाल में 50% जूट मिल अभी चालू हो गया, टोटल 80% जूट मिल चालू हो गया। जब 56,000 इंडस्ट्रीज कम्युनिस्ट के समय में बंद हो गया तो उसको चालू हो गया। मेरे यहाँ पर किसान को किसान बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान मंडी मिलता है, स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड मिलता है, IAS IPS डॉक्टर बनने के लिए 10 लाख रुपया तक मिलता है, और बच्ची जो पढ़ती है क्लास 5 से 12 क्लास तक 800 रुपया स्टाइपेंड, 12 क्लास का 25,000 रुपया दिया जाता है, फिर 25,000 रुपया शादी करने के लिए दिया जाता है, जुबल फ्री में भी दिया जाता है, साइकिल दी जाता है, फ्री में आपको किताब बांटा जाता है, फ्री में आदमी को राशन दिया जाता है, और सबसे बड़ा अभी 1,000 रुपया करके दिया। दिनेश जी ये बोल रहा है ना, साल में 6,000 रुपया का, 6,000 रुपया किसान सम्मान बोल रहा है। वो किसान सम्मान मेरे किसान 30 सेकंड दीजिए। हाँ। मेरे किसान भाई लोग जो है वो बोलते थे कि दिन में 15 रुपया होता है, मेरे परिवार में 5 आदमी है, 3 रुपये तो जिंदगी पाल लेंगे, तो वो नहीं चाहिए, हमको भीख नहीं चाहिए, हम स्वाभिमान किसान है। आपको 6,000 नरेंद्र मोदी को जेब में रख दीजिए, नहीं तो अदानी अंबानी को दे दीजिए, वो सही रहेंगे। क्यों? देखिए 2,00,000 करोड़ रुपया लोन हुआ है, वो किसको हुआ? किसान को नहीं हुआ है, वो अदानी अंबानी छोटे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोग को हुआ है। तो हम आपको वही चाहिए, देश के विकास, और देश के विकास नहीं चाहिए, दीदी को देश के विकास, दीदी को मॉडल देश। ठीक है, देखते हैं आपके इन दावों पर जनता किस हद तक विश्वास करती है। प्रोफेसर विवेक सिंह, जल्दी से आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी। देखिए शिल्पा जी, देखिए राजनीति में सबको आना चाहिए, और एक अच्छा विपक्ष, मजबूत विपक्ष हमको चाहिए। तो इसी को देखते हुए ममता बनर्जी अपना एक भानुमति का कुनबा बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मुझे हाल के राजनीतिक हालात को देखते हुए, कांग्रेस की रणनीति को देखते हुए, और विपक्षी पार्टियों की जो उनकी अस्मिता है उसके ऊपर मुझे देखते हुए मैं कह सकता हूं कि सफल होने वाली नहीं है। और भारत के इतिहास में कोई भी पार्टी अगर उसमें कांग्रेस का समर्थन नहीं है तो वो कभी भी 5 साल तक पूरी नहीं चल पाई है। ये हमारा इतिहास रहा है। ठीक है, अनुज आत्रे, जल्दी से, अगर मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही हो, क्या कहेंगे सर? जाते जाते कैसे विश्वास दिला पाएंगे ममता के साथ कांग्रेस की जोड़ी क्या रंग लाएगी? निश्चित तौर पे जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं, जो भी धर्मनिरपेक्ष दल हैं, जो देश के लिए विकास के विषय में सोचने वाले दल हैं, कांग्रेस पार्टी उनका सम्मान करती है, और उनको जो भी हमारी विचारधारा से मेल खाने वाले जितने भी दल हैं, जो देश को बांटने का काम नहीं करते, देश को बढ़ाने की बात करेंगे, हम उनके साथ लेके चलेंगे अपने, उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा। उसी हिसाब से ममता जी की पार्टी निश्चित तौर पे बंगाल में, जब बंगाल की जनता उनको बार बार पसंद कर रही है, तो बंगाल में उन्होंने काम किया हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के उनके ऊपर उनको बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने इनको वहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया। ठीक है, दिनेश जी आपका फाइनल कमेंट, कितनी बड़ी चुनौती ममता बनर्जी तमाम विपक्षी दलों के साथ आपके सामने? पूरा हमेशा उनका योग भी 0 होता है, और हमेशा इस तरह की खिचड़ी पकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई दाल, पानी, हल्दी, मसाला लेके उसमें नहीं आता। उस खिचड़ी में सारे लोग नमक लेके आते हैं, और परिणाम अंत में वो जो खिचड़ी सिर्फ नमक डाल के बने तो उसका परिणाम क्या होगा? लोग देखते हैं शिल्पा जी, लोग हंसते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यों के सुशासन को देखते हैं और अन्य दलों के राज्यों के सुशासन को भी देखते हैं, और जनता तुलना करती है। जब तुलना करती है तो देखती है कि आजादी के 7 दशकों के बाद भी इस देश में महिलाओं को इस बारिश में खुले में चलिए, ये आपका कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। विफलताओं को भी देश में देखा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दीदी का खेला बंगाल से निकलकर अब दिल्ली की तरफ कितना होगा सफल, करना होगा इंतजार। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए
सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।